the Department of Ilm Al-Adwiya, and Dr. Anas, organizers of this webinar, coordinator of this webinar, Dr. Anas, and other learned delegates, scholars of Unani medicine. A very good afternoon to one and all present here. First of all, I am very thankful to the Principal Sahib for giving me a chance to speak on this platform. My today's topic, as Dr. Anas already told you, is the chromatography and its importance in the standardization of Unani medicine. Uh, uh, my learned delegates, I think, from the all the PG scholars, or only the Department of Ilm Al-Adwiya PG scholars. Dr. Anas, can you please tell me? And other departments also. Okay. All the PG scholars. So Yes. I will speak accordingly. So my topic is chromatography and its importance in the standardization of Unani medicine. हम इस टॉपिक पे आजकल बड़ा जोर दे रहे हैं और बहुत जोर देने की कोशिश कर रहे हैं। गवर्नमेंट लेवल पे भी जोर दिया जा रहा है, प्राइवेट लेवल पे भी जोर दिया जा रहा है। तो उसकी वजह क्या है, मैं पहले उसकी बात करूंगा अपने लेक्चर के इनिशियल स्टेजेस में, कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ यूनानी मेडिसिन की पहले इतनी बात नहीं की जाती थी, और क्वालिटी कंट्रोल ऑफ यूनानी मेडिसिन की पहले इतनी बात नहीं की जाती थी जितनी कि हम अभी बात कर रहे हैं, आजकल के प्रेजेंट सिनेरियो में बात कर रहे हैं। क्योंकि स्कॉलर्स यहाँ पे मौजूद हैं, पीजी स्कॉलर्स जो वहाँ पे एमडी कर रहे हैं, तो उनको ये सब चीज समझना जरूरी है कि हम उसकी बात बार बार क्यों करते हैं। वॉइस डिस्टरबेंस है। हाँ, तो हम उसकी बात बार बार क्यों करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ यूनानी मेडिसिन की, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ यूनानी मेडिसिन की बहुत जोर दे के बात करते हैं आज के सिनेरियो में। तो उसकी वजह यह है कि पहले के ज़माने में, पहले मैं स्टैंडर्डाइजेशन और क्वालिटी कंट्रोल की थोड़ी सी बात करूंगा, फिर अपने टॉपिक क्रोमेटोग्राफी पे आऊंगा, ताकि मेरे जो लर्नर डेलीगेट्स हैं इस टाइम, वो समझ पाए कि हम क्वालिटी कंट्रोल की इतनी बात क्यों करते हैं, और क्वालिटी कंट्रोल ऑफ यूनानी मेडिसिन एक्चुअली है क्या चीज, या स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ यूनानी मेडिसिन एक्चुअली है क्या चीज। तो पहले मैं क्वालिटी की बात करना चाहूंगा। अपनी बात क्वालिटी से स्टार्ट करते हुए मैं एक एग्जाम्पल दे के बात स्टार्ट करता हूँ, कि जैसे कि हमारे घरों में, आपके घरों में पहले बात होती थी, हमारे दादा दादी नाना नानी बात करते थे कि पहले की जैसे चीजें मिलती थी, पहले जो प्रोडक्ट आते थे या घरों में जो चीजें आती थी, वैसी अब नहीं आती हैं। इसका क्या मतलब है? जैसे कि पहले मिल्क बड़ा अच्छा आता था, पहले मसाले जात बहुत अच्छे आते थे, पहले असली घी बहुत अच्छा आता था। वो लोग हमारे सामने अक्सर तस्करा करते थे और करते हैं कि हमारी जवानी के दौरान, आज से 40-50 साल पहले बड़ी अच्छी चीजें मिलती थी, बड़ी अच्छी खुशबू रहती थी मसाले जात की। वैसी खुशबू अभी नहीं मिल रही है, वैसा दूध अभी नहीं आ रहा है, वैसा असली घी अभी नहीं आ रहा है। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि क्वालिटी में डिटेरियोरेशन हुआ है, क्वालिटी डाउन हुई है। इसी तरह से आज के हम प्रेजेंट सिनेरियो की जब हम बात करते हैं, उस 50 इयर्स से जब हम कंपेयर करते हैं, तो हमें ये नजर आता है कि क्वालिटी में डिटेरियोरेशन हुआ है। इवन हर चीज की क्वालिटी में डिटेरियोरेशन हुआ है। ऐसा नहीं है कि खाली दवाओं की क्वालिटी में डिटेरियोरेशन हुआ है या दवाओं की क्वालिटी एक लेवल से नीचे आ गई है, बल्कि हर चीज की क्वालिटी एक लेवल से नीचे आ गई है। स्टैंडर्ड क्वालिटी की चीजें आजकल मिलना जरा मुश्किल हो गया है बनिस्बत पहले के जमाने के। चाहे हम कपड़ों की बात करें, क्लॉथ्स की बात करें, तो क्लॉथ्स पहले कॉटन जो मिलता था, अब वो कॉटन नहीं मिलता है, मिक्सअप होके मिल जाएगा आपको मार्केट में जब आप जाएंगे। तो उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि पहले, फॉर एग्जाम्पल, आज से 40-50 इयर्स पहले, जब 10 लोग फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर चीज बेच रहे हैं, एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं, 10 डिफरेंट शॉपकीपर्स, तो उन 10 डिफरेंट शॉपकीपर्स में एक जो ऑनेस्टी का लेवल था, वो बहुत ज्यादा था। उन 10 में से 9 ये कोशिश करते थे कि हम अपनी चीज, अपना प्रोडक्ट बिल्कुल एक्चुअली प्योर फॉर्म में बेचें। तो अगर उस टाइम उन 10 में से एक ये चाहता भी था कि हम थोड़ी सी मिलावट कर दें या थोड़ा सा एडल्ट्रेशन कर दें
उस थोड़ी-सी क्वालिटी डाउनग्रेड कर दें। उन 10 में से 1 अगर ये चाहता भी था, तो वो ये नहीं कर पाता था, क्योंकि वो अकेला पढ़ता था। अकेले पढ़ने की वजह से उसको उसका फ़ियर लेवल बढ़ता था, कहीं मैं पकड़ा ना जाऊँ, कहीं मेरी दुकान ना बंद हो जाए, कहीं मेरे ऊपर कोई इंक्वायरी सेटअप ना हो जाए, कहीं मुझे जेल ना हो जाए, ये सारी चीज़ें उस टाइम होती थीं। तो 10 में से 9 लोग क्योंकि ऑनेस्ट होते थे और एक आदमी अगर डिसऑनेस्टी पे काम करने की कोशिश भी करता था, तो वो डिसऑनेस्टी पे काम नहीं कर पाता था, उन 9 की वजह से। तो उस टाइम प्योर चीज़ें मार्केट में अवेलेबल रहती थीं। अभी क्या है, अब हम अभी के सिनेरियो की बात करता हूँ। अगर 10 लोग मार्केट में बैठे हैं, तो वो 10 में से 9 लोग ऐसे प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें थोड़ी-थोड़ी मिलावट है या ज़्यादा मिलावट है, एडल्टरेटेड है। तो वो एक बंदा जो क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहता, उस एक को क्योंकि वो अकेला पड़ गया अब वो ऑनेस्टी के मामले में अकेला पड़ गया और इसका मैं एग्ज़ाम्पल ऐसे आपको समझाऊँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्रोडक्ट है जिसकी एक दुकानदार ₹75 कीमत रखता है और ₹75 में बेच रहा है। तो लेकिन वो ₹75 में वो प्रोडक्ट आता ही नहीं। लेकिन ये जनरल पब्लिक को नहीं पता, जनरल अवेयरनेस नहीं है, अवाम इसको जान नहीं सकती, उसे उतनी उसको नॉलेज नहीं है, ना उतनी वो नॉलेज गेन कर सकती है हर चीज़ के बारे में कि ये ₹75 में आ ही नहीं सकता। अब जब ₹75 में बिक ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता, तो बिकेगा कैसे? लेकिन 9 दुकानदार उस प्रोडक्ट को ₹75 में बेच रहे होते हैं। तो एक जो अकेला पड़ जाता है, जो ये चाहता है कि मैं अब हर चीज़ प्योर फॉर्म में बेचूँ, क्योंकि उसकी जो कॉस्ट है, एक्चुअल कॉस्ट वो 75 हो ही नहीं सकती, तो वो ₹90 में बेचना स्टार्ट करता है। अब जब वो ₹90 में बेचना स्टार्ट करता है, तो होता क्या है, जो जनरल पब्लिक है, अवाम है, क्योंकि उसे मालूम नहीं है कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट 75 में आ ही नहीं सकता तो वो 90 वाला प्रोडक्ट लेने जब जाएगी, तो 90 वाले में अगर वो किसी दुकानदार से बात करेगी और वो दुकानदार कहेगा कि ये ₹90 में है, तो वो नहीं खरीदेंगे। वो ये सोचेंगे कि उधर डिस्काउंट का माल मिल रहा है, डिस्काउंटेड प्राइस मिल रहे हैं, कॉस्ट इफेक्टिव माल मिल रहा है, तो हम वहीं से खरीदें। तो वो 9 दुकानदारों से माल खरीदते हैं, ड्रग्स खरीदते हैं, यूनानी मेडिसिन्स खरीदते हैं और एक जो दुकानदार बचा हुआ है, जो बिल्कुल प्योर फॉर्म में बेचने की कोशिश करता है, उसकी मार्केट हल्के-हल्के ठप हो जाती है या ओपन ही नहीं होती है। तो वो एक भी ये सोचता है कि मैं भी अब उसी लेवल पे लेके आऊँ, उसी प्राइस पे लेके आऊँ मीन्स 90 से डाउन करके 75 पे लेके आएगा। तो जब वो 90 से डाउन करके 75 पे लेके आएगा, तो वो ऐसे ही नहीं लेके जाएगा। अपना नुकसान करके तो कोई मार्केट में बैठेगा नहीं, तो वो भी प्योरिटी से कंप्रोमाइज़ करेगा, क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ करेगा। तो आज का सिनेरियो ये है कि क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ क्योंकि आम हो गया है, तो हर बंदा क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ करता है। अब ये क्वालिटी से जब कंप्रोमाइज़ होता है तो प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम हर चीज़ में आएगी। इवन अगर जो हम घरेलू चीज़ें इस्तेमाल करते हैं अपने किचन्स में, उसमें क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ हुई हुई चीज़ें जब हमें मिलती हैं, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम आती है और आने का अंदेशा है। लेकिन क्योंकि हम बात करते हैं, हमारा कंसर्न है यूनानी मेडिसिन, हम दवाओं की बात कर रहे होते हैं। हम अ, जब दवाओं की बात करते हैं और दवाओं में क्वालिटी अगर कंप्रोमाइज़ होगी, दवाओं की क्वालिटी डाउन होगी, तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहेगी, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगी। बनिस्बत किसके? बनिस्बत हमारी घरेलू आइटम्स के, जो मैंने अभी एग्ज़ाम्पल दिया कि 50 साल पहले हर चीज़ की क्वालिटी एक स्टैंडर्ड लेवल पे मेंटेन रहती थी और आज के सिनेरियो में हर चीज़ की क्वालिटी डाउन हुई है। लेकिन हर चीज़ की क्वालिटी डाउन तो हुई है, अब वो हमारे किचन्स में जो आइटम्स आते हैं उसकी भी डाउन हुई है। तो उनकी वजह से जो प्रॉब्लम आती है वो थोड़ी-सी आती है। लेकिन यहाँ पे मैं अपनी जो बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि जब दवाओं की क्वालिटी कंप्रोमाइज़ होती है तो प्रॉब्लम जो है बहुत बढ़ जाती है। प्रॉब्लम क्यों बढ़ जाती है? प्रॉब्लम इसलिए बढ़ जाती है कि मैंने एक दवा प्रिस्क्राइब करी किसी पेशेंट को और यूनानी लिटरेचर सपोर्ट कर रहा है कि ये दवा इस पर्टिकुलर डिज़ीज़ में
सुइटेबल है, रिकमेंडेड है और इस पर्टिकुलर बीमारी में दी जाए तो बीमारी दूर हो जाती है। अब वो दवा पेशेंट जाके बाज़ार में मार्केट में खरीदता है, दवाई खरीदता है, 1 हफ्ते अपनी दवा लेता है, 1 हफ्ते के बाद उसे कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता है। 2 हफ्ते लेता है, रिज़ल्ट नहीं मिलता है, 1 महीने लेता है, रिज़ल्ट नहीं मिलता है, 2 महीने लेता है, रिज़ल्ट नहीं मिलता है। तो वो रिटर्न बैक मेरे पास आता है, मेरे पास आएगा या किसी भी हकीम या डॉक्टर के पास आएगा और उससे कहेगा कि क्या बात है, डॉक्टर साहब आपने तो कहा था कि इस ये दवा बहुत अच्छी है और इससे फ़ायदा होगा, फ़ायदे होने के इम्कान है, लेकिन मुझे तो 0% फ़ायदा हुआ, मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो उसकी वजह 2 हो सकती हैं। 2 वजह, एक तो ये वजह हो सकती है कि हमने डायग्नोसिस गलत बनाई, जिसका अंदेशा थोड़ा कम रहता है। हो सकता है, ह्यूमन एरर हर जगह है। लेकिन अगर हमने डायग्नोसिस भी सही बनाई थी, हमने बीमारी को सही तशख़ीस कर लिया है और दवा भी सही तजवीज़ करी है, उसके बाद जब पेशेंट दवा ले रहा है और महीनों तक खा रहा है, उसके बाद भी उसे कोई फ़ाक़ा नहीं हो रहा है, तो दूसरी वजह की वजह से इफ़ाक़ा नहीं हो रहा है। दूसरी वजह क्या है जो मैं बात कर रहा हूँ, क्वालिटी ऑफ मेडिसिन्स। तो क्वालिटी ऑफ मेडिसिन जो उसने परचेज़ करी है वो बहुत ही डाउनग्रेडेड है। वो प्योर नहीं है। प्योर न होने की वजह से उसका मर्ज़ जो है दूर नहीं होगा। तो इसलिए आज के सिनेरियो में, आज का जो सिनेरियो चल रहा है, प्रेज़ेंट जो वर्ल्ड चल रहा है, जिसमें एडल्ट्रेशन हर चीज़ में, साथ-साथ दवाओं में भी बहुत बढ़ गया है। उस बढ़ने की वजह से हम पिछले 10-15 सालों से बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे ज़ोर दे रहे हैं कि हमें क्वालिटी की बात करनी पड़ेगी, हमें स्टैंडर्डाइज़ेशन ऑफ यूनानी मेडिसिन की बात करनी पड़ेगी, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ यूनानी मेडिसिन की हमें बात करनी पड़ेगी। अगर हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि क्वालिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली रिलेटेड टू द एफिकेसी। जब भी हम मरीज़ को दवा देते हैं, वो दवा अगर प्योर है और हमने सही दवा तजवीज़ करी है, तो मरीज़ का मर्ज़ दूर हो जाएगा, दूर होने का अंदेशा है। लेकिन अगर वो उस दवा की क्वालिटी सही नहीं है, तो मरीज़ का मर्ज़ दूर नहीं होगा। ये मैं आपको अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्वालिटी की इम्पोर्टेंस कितनी है। क्वालिटी की इम्पोर्टेंस इसलिए इतनी है क्योंकि एक बात, क्योंकि मेरे स्कॉलर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, एक बात को अपने इस बात को अपने ज़हन-नशीन बिल्कुल रखिएगा कि एफिकेसी इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द क्वालिटी। जब भी दवा के असर की हम बात करेंगे, तो दवा का असर कब आएगा? जब दवा की क्वालिटी होगी, दवा की एक स्टैंडर्ड क्वालिटी होगी। तो एफिकेसी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वालिटी एंड एफिकेसी इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द क्वालिटी। If quality is downgraded, efficacies are also downgraded. If quality is maintained, efficacy is maintained. तो हमें इस वजह से आज के सिनेरियो में क्वालिटी ऑफ यूनानी मेडिसिन की बात बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। क्योंकि एडल्ट्रेशन का ज़माना है और हर चीज़ में एडल्ट्रेशन हो रहा है, तो उस क्वालिटी ऑफ मेडिसिन को, क्वालिटी ऑफ यूनानी मेडिसिन की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा और क्यों करना पड़ेगा? उम्मीद है मैं अपनी बात समझा पा रहा हूँ अपने स्कॉलर्स को कि हम जब क्वालिटी को मेंटेन करेंगे, तो यूनानी मेडिसिन का ग्राफ ऊपर जाएगा। यूनानी मेडिसिन का ग्राफ ऊपर क्यों जाएगा? क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, जब क्वालिटी ऑफ ड्रग्स, क्वालिटी ऑफ यूनानी मेडिसिन्स मेंटेन रहेंगी, एक स्टैंडर्ड क्वालिटी की दवाएँ मार्केट में मौजूद होंगी और पेशेंट्स उनको ले रहे होंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है पेशेंट्स की बीमारी दूर होगी। जैसे कि मैंने अभी कहा, एफिकेसी इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द क्वालिटी ऑफ मेडिसिन्स। तो जब एफिकेसी होगी, असर आएगा दवाओं का, तो यूनानी मेडिसिन का ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन अगर क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ होता रहा और क्वालिटी डाउनग्रेड मिलती रही, तो यूनानी मेडिसिन का ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा। ऐसा सारी मेडिसिन्स में होता है। आयुर्वेदिक मेडिसिन, सिद्धा मेडिसिन, यूनानी मेडिसिन, जितने भी आंसू हैं, तो इस टॉपिक से रिलेटेड हर कोई आजकल बात कर रहा है और ज़ोर दे रहा है, क्योंकि हर कोई ये चाहता है कि उसकी दवाएँ, उसके उसका सिस्टम मेडिसिन अप हो जाए और ऊपर की तरफ जाए, उसका ग्राफ ऊपर की तरफ जाए। तो वो कब जाएगा? जब हम क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे और क्वालिटी कंट्रोल की बात करेंगे, एक स्टैंडर्ड की क्वालिटी की दवाएँ मार्केट में मौजूद होंगी। तो मार्केट में दवाएँ कब मौजूद होंगी? अब मैं अपनी दूसरी बात पे आता हूँ।
उम्मीद है मेरी पहली बात आप लोग समझ पाए होंगे कि क्वालिटी ऑफ यूनानी मेडिसिन की इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है। इसी पे समझिए पूरा सिस्टम टिका हुआ है। अगर हम क्वालिटी की बात नहीं करेंगे तो सिस्टम कोई भी सिस्टम ढह जाएगा। तो क्वालिटी ऑफ मेडिसिन की हमें बात करनी पड़ेगी। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ यूनानी मेडिसिन की हमें बात करनी पड़ेगी। तो इन दिस क्वालिटी यू कैन सी हियर दैट दिस क्वालिटी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स लाइक आइडेंटिटी, प्योरिटी एंड कंटेंट और एसे। क्वालिटी कंट्रोल की जब हम बात करते हैं तो क्वालिटी कंट्रोल को हमें कैसे मेंटेन रखना है, उसके स्टैंडर्ड को कैसे मेंटेन रखना है। तो एज अ साइंटिस्ट, एज अ स्कॉलर्स, हम लोगों को उसका ख्याल रखना पड़ेगा। एक तो मैंने अपनी बात कर ली इनिशियल स्टेजेस में कि क्वालिटी कंट्रोल की इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है। पूरा सिस्टम उसी पे टिका हुआ है। अगर हम क्वालिटी स्टैंडर्ड की मार्केट में लेके आते हैं, क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड क्वालिटी की दवाएं मार्केट में लेके आते हैं, तो सिस्टम का ग्राफ अप जाएगा। तो एक्चुअली ये क्वालिटी कंट्रोल में चीजें क्या होती हैं? नाउ आई कम टू दिस पॉइंट एक्चुअली। सो क्वालिटी कंट्रोल क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स: आइडेंटिटी, प्योरिटी, कंटेंट और एसे। In this quality control, we talk about the identity, talk about the purity, we talk about the content or essay. And what is identity? What is identity? Is the herb the one it should be? It should be. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जो दवा हमने प्रिस्क्राइब करी है, हमने जंजीबील प्रिस्क्राइब किया है, हमने सुरंजान प्रिस्क्राइब किया है, तो जो पेशेंट लेके आया है, क्या वो सुरंजान ही लेके आया है या कोई और दवा लेके आ गया? मतलब ऐसा तो नहीं है कि फुल रिप्लेसमेंट हो गया है। कभी-कभी ये भी चांसेस रहते हैं कि हमने जो चीज़ प्रिस्क्राइब करी है या जो चीज़ उसे मार्केट में जिस नाम से दी जा रही है या मार्केट में इस नाम से बिक रही है, सुरंजान के नाम से जो दवा बिक रही है, क्या वो सुरंजान ही है? ऐसा तो नहीं कि वो कोई और दवा है। तो इज़ द हर्ब द वन इट शुड बी। इसमें इस आइडेंटिटी के तहत हम इतनी बात करते हैं। फिर हम प्योरिटी पे आते हैं। प्योरिटी में हम क्या बात करते हैं? प्योरिटी में हम बात करते हैं, आर दीज कंटेमिनेंट्स फॉर एग्जांपल इन द फॉर्म ऑफ अदर हर्ब्स व्हिच नॉट बी देयर। रिप्लेसमेंट तो नहीं हुआ, एज इट इज सुरंजान जिस नाम से मार्केट में बिक रही है वो सुरंजान ही है, ये कंफर्म हो गया। लेकिन उसमें उसके साथ और हर्ब्स भी मिल गए हैं, कुछ एडिशनल चीजें भी मिल गई हैं, और हर्ब्स कोई और प्लांट मिल गया है, या इसके अलावा और चीजें मिल गई हैं, उसमें हैवी मेटल्स की तादाद परमिसिबल लिमिट से ज्यादा है, या इसके अलावा कंटेमिनेंट्स हैं, कुछ भी हो सकता है। तो हम प्योरिटी की जब हम बात करते हैं तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखने की कोशिश करते हैं। देन कंटेंट और एसे। किसी भी प्लांट के अंदर बहुत सारे फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, उनका क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन हम करने की कोशिश करते हैं। तो क्वालिटी कंट्रोल के तहत हम इन 3 चीजों की बात करते हैं: आइडेंटिटी, प्योरिटी, कंटेंट और एसे। Now I will come on this important aspect of standardization of Unani medicine or quality control of Unani medicine, like analytical specifications of herbal formulations, herbal drugs, Unani drugs followed as per requirement and form the medicine. हम किन किन चीज़ों की बात कर सकते हैं, कौन कौन से टेस्ट हम लगा सकते हैं, कौन कौन से पैरामीटर्स हम यूज़ कर सकते हैं जब भी हम यूनानी मेडिसिन की बात करेंगे, यूनानी ड्रग्स की बात करेंगे, कौन कौन से पैरामीटर्स हमें लगाने चाहिए, ये बता के फिर मैं अपने स्पेसिफिक टॉपिक क्रोमेटोग्राफी पे आऊँगा। क्योंकि इनिशियली हम जो बात करते हैं, किसी भी दवा की क्वालिटी हमें चेक करनी है। फॉर एग्जांपल किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी ने हमारे पास एक दवा भेजी और हमसे कहा कि आप इसकी चेकिंग करके बताइए कि इसकी क्वालिटी सही है या नहीं है, ये स्टैंडर्ड क्वालिटी की दवा है या नहीं है। तो हम कलर और ओडर से स्टार्ट करते हैं। यू कैन सी हियर, कलर एंड ओडर से स्टार्ट करते हुए टोटल ऐश पे आते हैं, एसिड इनसॉल्युबल ऐश पे आते हैं, वाटर एंड अल्कोहल सॉल्युबल एक्सट्रैक्टिव पे आते हैं। दीज आर ऑल द पैरामीटर्स। इन पैरामीटर्स को यूज करते हुए, इन टेस्ट को यूज करते हुए हम अपने दवा का स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं, अपने दवा की क्वालिटी चेक करते हैं।
या कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हमारी लैब में एक दवा भेजती है कि आप इस दवा को चेक करके बताइए कि ये दवा सही है या नहीं है, ये मार्केट में जाने के काबिल है या मार्केट में जाने से इसे रोक दिया जाए, इस पे ओके टेस्टेड लिख दिया जाए या इस पे रिजेक्टेड लिख दिया जाए। तो उस दवा की चेकिंग हम कैसे स्टार्ट करते हैं? कलर और ऑर्डर से, जैसे कि मैंने बताया। देन टोटल ऐश, एसिड इनसॉल्युबल ऐश, वाटर एंड अल्कोहल सॉल्युबल एक्सट्रैक्टिव्स हम लेते हैं, विस्कोसिटी करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देन स्पेसिफिक ग्रेविटी एट 25 डिग्री सेल्सियस, अल्कोहल कंटेंट, टोटल एसिडिटी, नॉन रिड्यूसिंग एंड रिड्यूसिंग शुगर्स। ये जो टेस्ट हैं ये जनरलाइज्ड मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। लेकिन होता क्या है, स्पेसिफिक फॉर्म्स के लिए स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास शरबत आया कहीं से, किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने हमें शरबत भेजा टेस्ट करने के लिए, तो हम उस शरबत के लिए जो जो मैंडेटरी टेस्ट होंगे वो लगाएंगे, और वो लगाने के बाद अपने टेस्ट का जो डेटा आएगा उस डेटा को चेक करेंगे कि ये शरबत सही है या नहीं है। और यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, ये एक जनरल टेस्ट दिख रहे हैं, सारे के सारे टेस्ट दिख रहे हैं ए टू जेड। पीएच करेंगे, टोटल शुगर कंटेंट करेंगे, लॉस ऑन ड्राइंग करेंगे, पार्टिकल साइज करेंगे, वेट वेरिएशन करेंगे, डिसइंटीग्रेशन टाइम करेंगे। दिस इज स्पेसिफिकली फॉर टैबलेट्स एंड पिल्स। क्रोमेटोग्राफी, फिंगर प्रिंटिंग करेंगे। अब जो मेरा स्पेसिफिक टॉपिक है, क्योंकि मैं इस टॉपिक पे अगर डायरेक्ट बात करता तो आप लोगों के उतना चीजें क्लियर नहीं हो पाती, इसीलिए मैंने अपनी बात क्वालिटी कंट्रोल से स्टार्ट करी कि क्वालिटी कंट्रोल की इम्पोर्टेंस क्या है। फिर मैंने जनरल टेस्ट का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया, फिर मैं अपनी बात क्रोमेटोग्राफी की आगे बढ़ाऊंगा। तो इसी लिस्ट में जैसे कि आपको दिख रहा है कि क्रोमेटोग्राफी भी है, क्रोमेटोग्राफी, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, मार्कर कंपाउंड एनालिसिस। इसी लिस्ट में फर्दर है टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स, माइक्रोबियल कंटेमिनेशन, test for specific pathogens, pesticide residues, test for aflatoxin. So these are general tests which we will do while testing our Unani drugs, mufradat or murakkabat. You can see here, I already discussed with you that efficacy is directly related to the quality. Quality is directly related to the efficacy. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, और ये सभी जो यूनानी मेडिसिन के स्कॉलर्स हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं, सभी को जहन नशीन कर लेनी चाहिए कि अगर हम क्वालिटी से कंप्रोमाइज करी हुई दवाओं को पेशेंट को देते रहेंगे या मार्केट में वो बिकती रहेंगी, तो एफिकेसी डाउनग्रेड होगी। तो हमें क्वालिटी की बार बार बात करनी पड़ेगी, और क्वालिटी की बात करने से खाली कुछ नहीं होगा। क्वालिटी को चेक कैसे करते हैं, क्वालिटी को मेंटेन कैसे करेंगे, उसकी भी हमें बात करनी पड़ेगी। तो उसी की हम आज आगे बात कर रहे हैं। जो मैंने अभी पैरामीटर्स आपके सामने रखे थे, जो टेस्ट रखे थे, वो सारे टेस्ट क्वालिटी चेकिंग के थे कि हम क्वालिटी चेकिंग करते हैं। इसके मैं ऐसे एग्जांपल दूं कि जब तक आप एक मार्केट में चीजें बिक रही हैं, और अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ के या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस आगे बढ़ के हमारे पास दवाएं भेजती हैं और हम उसको रिजेक्ट लिखते हैं, बार बार रिजेक्ट लिखते हैं, तो वो पर्टिकुलर फार्मा कंपनी या पर्टिकुलर शॉपकीपर रिपरकशन लेते हुए अपनी दवाओं को सही करने की कोशिश करेगा। उसके पास रिपरकशन जाना चाहिए कि आपकी दवाएं सही नहीं हैं, आप जो दवाएं बना रहे हो या दवाएं बेच रहे हो वो सही नहीं है। तो वो रिपरकशन जब जाएगा, जब उसकी दवाएं रिजेक्ट होने लगेंगी, बार बार रिजेक्ट होंगी कि ये मार्केट में बेचने के लायक नहीं है, तो वो इसी तरह से ये साइकिल घूमती है और साइकिल घूमेगी, और वो अपनी दवाओं को सही करने की कोशिश करेंगे। Now I will discuss about the chromatography. जैसे कि आप लोगों ने अभी देखा कि बहुत सारे टेस्ट थे, उसमें से एक प्रोसीजर क्रोमेटोग्राफी भी है। क्रोमेटोग्राफी में डिफरेंट टाइप्स आती हैं। तो इस क्रोमेटोग्राफी को हम क्वालिटी चेकिंग के लिए यूज करते हैं, क्वालिटी चेक करते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन के लिए यूज करते हैं। अपनी दवाओं की क्वालिटी चेक करेंगे और उसके बारे में एक कंक्लूजन देंगे, कमेंट देंगे कि आया कि ये दवा सही है या नहीं है। तो करते कैसे हैं?
मैं अपनी बात एग्ज़ाम्पल के ज़रिए से आगे बढ़ाता हूँ कि जैसे कि आजकल बायोमेट्रिक मशीन सब जगह लगी हुई हैं, हर इंस्टीट्यूट में, हर कॉलेज में लगी हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल आज ही मैंने इस इंस्टीट्यूट को जॉइन किया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन को जॉइन किया और यहाँ पे जो बायोमेट्रिक मशीन लगी हुई है, उसमें मैंने अपना थंब इम्प्रेशन लगाया। तो होगा क्या, वो बायोमेट्रिक मशीन मेरे थंब इम्प्रेशन को नहीं पहचानेगी। वो एरर दिखा देगी कि ये पता नहीं किसका थंब इम्प्रेशन है। तो करना क्या पड़ेगा? करना ये पड़ेगा कि ये मेरा जो थंब इम्प्रेशन है, ये थंब इम्प्रेशन फर्स्ट मशीन में इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उसके बाद जब मशीन में वो इंस्टॉल हो जाएगा, मेरी ये थंब इम्प्रेशन की इमेज मशीन के अंदर इंस्टॉल हो जाएगी, उसके बाद जब मैं नेक्स्ट टाइम अपना थंब इम्प्रेशन उस मशीन में इंसर्ट करूँगा, तो वो मुझे रिकॉग्नाइज़ कर लेगी। यस, डॉक्टर शारिक शम्सी प्रेज़ेंट। वो मशीन मुझे रिकॉग्नाइज़ कब करेगी? जब मैं अपना थंब इम्प्रेशन, थंब इमेज अब मशीन के अंदर इंस्टॉल कर देंगे। तो बेसिकली जैसे कि मैं अभी थंब इम्प्रेशन की बात कर रहा था, कुदरत ने, अल्लाह ताला ने हर एक का थंब इम्प्रेशन, थंब इमेज बिल्कुल यूनिक बना दी है। ये कुदरत का एक मौज़ा है कि अल्लाह ताला ने हर बंदे के थंब इम्प्रेशन को यूनिक बना दिया है। तो उसी के ज़रिए से हम बायोमेट्रिक मशीन्स को बायोमेट्रिक मशीन्स के ज़रिए से पहचानते हैं कि यस ही इज़ प्रेज़ेंट, ही इज़ एब्सेंट, इसके ज़रिए से। इसी तरह से प्लांट्स के अंदर, क्योंकि हमारा मेन कंसर्न प्लांट से है, प्लांट्स के अंदर भी कुदरत ने बेइंतहा फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स रख दिए हैं, बेइंतहा चीज़ें रख दी हैं। तो उन चीज़ों को बेसिकली उसके अंदर जो चीज़ें हैं, प्लांट के अंदर जो चीज़ें हैं, वो नेकेड आई से हमें नहीं दिखती हैं। We can't able to see by naked eye the inner constituents of the plant, inner phytoconstituent of the plant. लेकिन हम उन्हें कैसे देख सकते हैं? हम उन्हें सेपरेट करते हैं और एनालाइज़ करते हैं। 2 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्रोमेटोग्राफी के तहत, सेपरेशन एंड एनालिसिस। हम उन चीज़ों को सेपरेट करते हैं जो प्लांट के अंदर मौजूद हैं और उन्हें एनालाइज़ करते हैं। एनालाइज़ करने के बाद उसका एक डेटा मेंटेन करते हैं, डेटाबेस बनाते हैं। उस डेटाबेस के ज़रिए से हम पर्टिकुलर प्लांट को पहचानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने अभी एग्ज़ाम्पल दिया था बायोमेट्रिक मशीन का कि मैंने थंब इम्प्रेशन लगाया फर्स्ट टाइम, तो वो उसने रिकॉग्नाइज़ नहीं किया क्योंकि मशीन के अंदर मेरी इमेज, थंब इमेज मौजूद नहीं है। इसी तरह से डिफरेंट टाइप की क्रोमेटोग्राफ़ीज़ के ज़रिए से भी हम इमेजेस लेते हैं। डिफरेंट टाइप की इमेजेस हमें मिलते हैं, ग्राफ़िकल फ़ॉर्म में मिलती हैं, डिफरेंट तरह की इमेजेस मिलती हैं। तो वो इमेजेस अगर आपके पास इमेज मौजूद है, फॉर एग्ज़ाम्पल स्टैंडर्ड इमेज मौजूद है। स्टैंडर्ड इमेज किसे कहेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक काम किया, सुरनजान पे एक वर्क किया। सुरनजान पे वर्क करने के बाद मैंने सुरनजान पे वर्क करने के बाद मैंने क्या किया? मैंने उसकी इमेज ले ली क्रोमेटोग्राफ़ी के ज़रिए से। और सुरनजान बिल्कुल ओरिजिनल क्वालिटी का लिया था। सब बॉटनिस्ट को दिखाने के बाद उस पे वर्क किया था, फार्माकोग्नोसिस्ट को दिखाने के बाद उस पे वर्क किया था। सारी एनालिसिस करने के बाद वर्क करके एक इमेज मैंने मार्केट को दे दी, एक पब्लिकेशन कर दिया। तो वो एक ये कहा जाएगा कि ये जो सुरनजान की इमेज है, ये बिल्कुल ओरिजिनल इमेज है, स्टैंडर्ड की इमेज है। तो जब फ्यूचर स्टडीज़ की जाएँगी, तो सुरनजान कोई और बंदा मार्केट से खरीदता है और उस पे वर्क करने की स्टार्ट करता है, तो वो क्रोमेटोग्राफ़ी करेगा। क्रोमेटोग्राफ़ी करने के बाद अगर उसकी वाली इमेज और मेरी वाली इमेज जो मैंने किया था वर्क, सेम आती हैं, तो वो बंदा भी कह सकता है कि यस, दिस इज़ ऑल्सो अ राइट ड्रग, दिस इज़ ऑल्सो अ प्योर ड्रग। ये भी सही दवा है। लेकिन अगर उसकी इमेज और मेरी इमेज में वेरिएशन आता है, तो वो बंदा कहेगा कि ये सुरनजान जो मैं अभी मार्केट से लेके आया हूँ, वो सही नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ मिलावट है। तो इसी तरह से से इमेज हम मिलाने की कोशिश करते हैं क्रोमेटोग्राफ़ीज़ में, और बहुत सारी चीज़ें हम क्रोमेटोग्राफ़ीज़ में करते हैं, जो मैं थोड़ा-सा डिस्कस करूँगा क्योंकि ये दिस इज़ अ वेरी वास्ट टॉपिक।
we can't cover in this 1 hour lecture, but आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि इसकी इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है और इसे कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। You can, as I already told you, that this is a separation technique and analytical technique. This method mean to separate and analyze complex mixtures. जो मैंने अभी बताया कि अंदर की चीजों को, फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेट करता है और उसको हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि एक प्लांट के अंदर अगर हंड्रेड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, क्योंकि कुदरत ने हर प्लांट के अंदर बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं, तो सारी चीजों को हम सेपरेट करने की कोशिश करते हैं, सारी चीजों को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि हम कुछ स्पेसिफिक चीजें लेते हैं, स्पेसिफिक मार्कर्स लेते हैं जिनको हम सेपरेट करते हैं और उनको एनालाइज करते हैं। जैसे सुरंजान के अंदर कॉल्चिसिन है, ये हम सबको पता है, तो कॉल्चिसिन को हम सेपरेट करेंगे, उसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे कि कितनी परसेंटेज में कॉल्चिसिन मौजूद है। तो उसकी एनालिसिस करने के बाद हम ये नतीजे पे पहुंचने की कोशिश करेंगे कि यस, ये सुरंजान सही है या ये सुरंजान सही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हम ये कोशिश कर रहे हैं, सुरंजान की आइडेंटिटी को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, सुरंजान को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, और हमने एक क्रोमेटोग्राफी यूज करी और कॉल्चिसिन को सेपरेट किया, कॉल्चिसिन को सेपरेट करने की कोशिश करी और उसको एनालाइज करने की कोशिश करी, तो हमें ये रिजल्ट मिला कि इसके अंदर कॉल्चिसिन है ही नहीं। ये जो मार्केट में दवा सुरंजान के नाम से मिल रही है, इसके अंदर तो कॉल्चिसिन है ही नहीं। तो जब ये रिजल्ट हमें मिल जाएगा तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्ट कर देंगे कि कॉल्चिसिन तो होना चाहिए, उसकी परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, उसकी बात हम बाद में करते, लेकिन अभी तो ये इनिशियल स्टेजेस में ही जीरो हो गया ना। तो जब इनिशियल स्टेजेस में ही जीरो हो गया तो हम उस दवा पे कमेंट कर सकते हैं कि ये दवा जिस नाम से बेची जा रही है, या जिस नाम से ये पेशेंट लेके आए, जिस नाम से मेरा स्कॉलर लेके आया है, जिस नाम से मैं लेके आया हूँ, वो दवा है ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर कॉल्चिसिन होना चाहिए था। कुदरत ने कॉल्चिसिन रखा है, उसकी क्वांटिटी वेरिएबल थोड़ा बहुत होती है, कितनी होनी चाहिए उस पे हम बाद में बहस करते, लेकिन जब जीरो आ गया तो हम उसको स्ट्रेट फॉरवर्डली रिजेक्ट कर देंगे। तो chromatography is what? Chromatography is the method mean to separate and analyze complex mixtures. These are different types of chromatography. I will just go through these types of chromatography, like Kuiper chromatography, column chromatography, thin layer chromatography, high performance thin layer chromatography. इससे पहले का जो लेक्चर चल रहा था वो HPTLC पे चल रहा था, मैं नहीं सुन पाया, कुछ इंटरनेट की प्रॉब्लम थी, ज्वाइन भी किया था लेकिन डिस्कनेक्ट हो गया, तो आप लोगों ने सुना होगा। Then gas chromatography and high performance liquid chromatography. These are different types of chromatography. इसमें से advanced techniques हैं HPTLC, gas chromatography, HPLC, जिनके जरिए से हम सेपरेशन करते हैं, एनालिसिस करते हैं। Objectives of chromatography, as I already told you, different types of objectives, जिसमें मेन ऑब्जेक्टिव वही है कि आइडेंटिफिकेशन हम करने की कोशिश करते हैं, अपनी दवाओं को पहचानते हैं, अपनी दवाओं को स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश करते हैं, अपनी दवाओं की क्वालिटी चेक करते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या है, क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल क्या है, बेसिक प्रिंसिपल्स, क्योंकि मेरे लर्नेड डेलीगेट्स स्कॉलर्स हैं बहुत सारे, उन्हें पता होना चाहिए कि इस जो भी कोई भी क्रोमेटोग्राफी जो वर्क करती है वो दो फेसेस पे वर्क करती है। वन इज द मोबाइल फेस एंड सेकेंड वन इज द स्टेशनरी फेस। मतलब क्रोमेटोग्राफी एग्जिस्ट करेगी तो इसका मतलब दो फेसेस वहां पे मौजूद है, मोबाइल फेस एंड स्टेशनरी फेस। These two faces are immiscible. You can see here, these two faces, mobile and stationary faces, are immiscible to each other. मतलब किसी भी क्रोमेटोग्राफी की हम बात करें, चाहे वो पेपर क्रोमेटोग्राफी की बात करें, चाहे हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की बात करें, या HPTLC की बात करें, या TLC की बात करें, या GC की बात करें, हर टाइप की क्रोमेटोग्राफी में there are two different faces, one is mobile and one is stationary. ऐसा नहीं होगा कि एक ही फेस है और क्रोमेटोग्राफी रन कर रही है, तो these two faces should be there. Now come to this column chromatography in brief. I will discuss the image of column chromatography. This is the image of column chromatography. Chromatographic separation कैसे हो रहा है, आप यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट इमेज है, ये देखो कि यहाँ पे सैंपल कंपोनेंट है
दिस वन। और ये जो आपको बाद में दिख रहे हैं कलर्स येलो और ब्लू, ये हल्के हल्के सेपरेशन हो रहा है। सेपरेशन होते हुए नीचे की तरफ जा रहा है। ये येलो नीचे हो गया है, ब्लू और नीचे की तरफ हो गया है। और ये ऊपर जो लाइट ब्लू कलर का, स्काई ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, ये सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट इज द मोबाइल फेस, जो मैंने अभी आपको बताया कि हर क्रोमेटोग्राफी में 2 टाइप के फेसेस जरूर होते हैं। तो यहाँ पे सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट इज द मोबाइल फेस। और स्टेशनरी फेस यहाँ पे ये कॉलम पैकिंग है। और ये हमारा सैंपल है जिसको हम सेपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इमेज है आप लोगों को समझाने के लिए, और आप लोगों को समझ में आएगी इस इमेज से अगर आप थोड़ा गौर से इसको एनालाइज करने की कोशिश करें। तो सैंपल कंपोनेंट्स, इस सैंपल के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, यहाँ मैंने एग्जाम्पल कोट किया है ए और बी। फॉर एग्जाम्पल इस सैंपल एक पर्टिकुलर दवा है जिसके अंदर 2 चीजें मौजूद हैं। फर्स्ट वन इज द ए, सेकेंड वन इज द बी। दोनों मिक्स फॉर्म में है, दोनों मिले हुए हैं, अंदर मिले हुए रहती है हर चीज। तो उन दोनों को हम सेपरेट करके एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे स्टार्टिंग में ही हमने इसको कलर दिया येलो कलर, ए को येलो कलर दिया, बी को ब्लू कलर दिया, और सॉल्वेंट को स्काई ब्लू कलर दिया, और इसको सैंपल को ग्रीन कलर दिया। अब ये जो ग्रीन कलर है इसी के अंदर ए भी है, इसी के अंदर बी भी है। इसी तरह हंड्रेड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। ये मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे कोट किया है 2। वन इज येलो, सेकंड वन इज ब्लू, ए एंड बी। तो ग्रीन कलर है इनिशियली। इनिशियली जब हमने सैंपल यहाँ पे इंजेक्ट किया है या पोर डाउन किया है, तो ये सैंपल जो है ग्रीन कलर में मौजूद है। अब यह जब सॉल्वेंट फर्दर मूव करेगा नीचे की तरफ, तो यहाँ पे सेपरेशन स्टार्ट होता है। सेपरेशन जब स्टार्ट होता है तो ये दोनों अलग अलग कलर आपको दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट वन इज येलो, सेकेंड वन इज ब्लू। देन थोड़ा सा ये टाइम आगे चल रहा है, ये अलग अलग नहीं है, प्रोसेस एक ही है, डिफरेंट इमेजेस में दिखाया है। क्योंकि टाइम के साथ मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश करी है कि ये इनिशियल स्टेजेस में है, थोड़ा 5 और 10 मिनट्स गुजरे तो ऐसा दिखाई देगा, 15 और 20 मिनट्स गुजरे तो इतना सेपरेशन दिखाई देगा, दोनों अलग अलग हो चुके हैं। फिर 25 मिनट्स हो गए हैं तो यहाँ पे येलो ऊपर की तरफ रह गया है, ब्लू नीचे की तरफ आ गया है। फिर ब्लू सबसे पहले बाहर की तरफ निकलता है, एल्यूट होता है, फिर येलो एल्यूट होता है। इसी तरह से ये क्रोमेटोग्राम बनता है। दिस इज ग्राफ। बी का पहले ग्राफ बनेगा, फिर ए का बनेगा। तो इस तरह से क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशंस होते हैं। और तकरीबन डिफरेंट वेरियस क्रोमेटोग्राफीज में इसी तरह से सेपरेशंस होते हैं। यही एक मेन उसका तरीका है, प्रिंसिपल है कि 2 फेसेस के जरिए से दोनों, क्योंकि इमिसिबल है, डिफरेंशियल अफेक्शन होता है, उसके बाद सेपरेशन होता है। Now come to the thin layer chromatography. That one is the column chromatography. Thin layer chromatography में क्या होता है? Thin layer chromatography में you can see here. This is an important pictorial representation of thin layer chromatography. Uh, mm, this is a green color. Initial, this is a green color, and this one you can see here. यहाँ पे हमने एक स्पॉट लगाया था। जहाँ पे मैं सर्कल राउंड ऑफ कर रहा हूँ, यहाँ पे हमने एक इनिशियली स्पॉट लगाया था। ये स्पॉट टीएलसी प्लेट के ऊपर लगाया था। उसके बाद यहाँ पे एक सेपरेशन हुआ है, ये ब्लू मिला है और ये येलो मिला है। ये कैसे मिला है? जब हमने इस प्लेट को सॉल्वेंट के साथ रन कराया है। इसको फिर से देखिए आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को। दिस इज द सेपरेशन टेक्निक। और इन दोनों इमेजेस को हम मेजर करते हैं, मेजर करके हम उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ये आपको इमेज दिख रही है, डिफरेंट, ब्लू पहले रुक गया है, येलो आगे तक गया है। तो ये एक पर्टिकुलर इमेज होती है, लाइक बायोमेट्रिक इमेज। मैंने जो इनिशियली एग्जांपल दिया कि इसमें 2 स्पॉट्स मिले। एक पर्टिकुलर ड्रग को जब आपने रन किया तो इसमें 2 स्पॉट्स मिलेंगे। एक स्पॉट ब्लू रहेगा, ब्लू कलर में रहेगा, जो बहुत ही इनिशियल स्टेजेस में ही रुक जाएगा, उससे आगे मूव नहीं करेगा। दूसरा स्पॉट येलो रहेगा, जो हाफ वे में जाके रुक गया, उससे आगे नहीं गया। तो ये इमेज हम कैप्चर कर लेंगे।
इस इमेज को कैप्चर किस लिए करेंगे? क्योंकि ये इमेज एक डेटाबेस में चली जाएगी, एक स्टैंडर्ड इमेज मानी जाएगी फ्यूचर स्टडीज के लिए। तो इसी दवा को जब हम फ्यूचर में स्टडी करने की कोशिश करेंगे और टीएलसी रन करेंगे, तो अगर सेम टू सेम इमेज आ जाती है, मींस येलो स्पॉट, ब्लू स्पॉट, येलो स्पॉट इन द मिडिल, ब्लू स्पॉट इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ द प्लेट, तो हम उस इमेज को और उस दवा को कह सकते हैं कि ये दवा सही है, क्योंकि हमारे पास ये इमेज मौजूद होगी, डेटाबेस में हमारे मौजूद होगी, हमारे फार्माकोपिया में मौजूद होगी। तो हम उस इमेज से कंपेयर करके हम इस पर्टिकुलर दवा को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऐसे क्रोमेटोग्राफीज के जरिए से आइडेंटिफिकेशन होता है। लेकिन अगर इमेज कोई डिफर कर रही है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक और स्पॉट मिलता है ग्रीन कलर का ऊपर टॉप की तरफ, तो इसका मतलब कुछ और मिक्सिंग है। वो स्पॉट क्यों आया? जब हमने पहले का वर्क किया था तो स्पॉट नहीं आया था, अब जो स्पॉट आया है मे बी बिकॉज ऑफ द एडल्ट्रेशन, कुछ उसमें एडिशनल चीज मिला दी गई है जिसका वो ग्रीन स्पॉट आ रहा है। या ये भी कह सकते हैं कि ये येलो स्पॉट अगर यहाँ पे ना होके ऊपर की तरफ आ जाता है, काफी ऊपर की तरफ आता है, तो हम वहां पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे कि यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ प्योरिटी के साथ कंप्रोमाइज किया गया है, कुछ ना कुछ क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज किया गया है। तो ऐसे हम कॉलम क्रोमेटोग्राफीज के जरिए से, टीएलसीज के जरिए से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद मैं ये बता के नेक्स्ट क्रोमेटोग्राफी पे आऊंगा। जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया था, आई ऑलरेडी डिस्कस विद यू दैट दीज देयर आर टू डिफरेंट फेसेस इन एवरी टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी, like one is the mobile phase and second one is the stationary phase. So the stationary phase in the TLC, in the case of TLC, is the plate. This is the stationary phase, sleeker gel on that particular plate. So and the mobile phase is different type of solvent systems. Mobile phase क्या होता है? Different solvent systems होते हैं। तो different solvent systems की basis पे separation होता है। For example, यहाँ पे मैंने कोट किया है solvent system for various plant metabolite. You can see the heading here. जब आपको आप टीएलसी करने जा रहे होगे या टीएलसी करना स्टार्ट करोगे, तो आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको सॉल्वेंट सिस्टम कौन सा ऑप्ट करना है, क्योंकि दिस इज हिट एंड ट्रायल मेथड। आप डायरेक्टली किसी पे कोई सॉल्वेंट सिस्टम लेते हो, उसमें कोई इमेज आपको नहीं मिलती है, नेक्स्ट पे जाना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट पे जाना पड़ेगा, फिर फोर्थ पे जाना पड़ेगा, फिर फिफ्थ पे जाना पड़ेगा, फिर हो सकता है सिक्स्थ नंबर पे कोई इमेज मिल जाए, हो सकता है हिट एंड ट्रायल मेथड में फर्स्ट नंबर पे ही मिल जाए। लेकिन स्टडी करके अगर आप आगे बढ़ोगे, when you study well before going to the TLC, what study well means, different solvent systems have been used for different plant metabolites. You can see here that if we have a such type of plant in which glycoside containing drugs are present, anthraquinone glycosides are present. हमने लिटरेचर से पता कर लिया कि हमारी जो दवा है उसके अंदर एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स हैं, then in that case we can opt ethyl acetate, methanol and water in the ratio of 100, 17:13. We can opt as a मोबाइल फेज। हम इस मोबाइल फेज को चूज कर सकते हैं अगर हमारी दवा के अंदर एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स मौजूद हैं, और उम्मीद है कि जब एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स मौजूद हैं तो उनका सेपरेशन इस पर्टिकुलर सॉल्वेंट से होगा। इसी तरह से डिफरेंट सॉल्वेंट्स मैंने यहाँ पे कोट करे हैं। तो डिफरेंट सॉल्वेंट्स डिफरेंट प्लांट मेटाबोलाइट्स के लिए होते हैं, डिफरेंट फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स के लिए होते हैं। लाइक मेजर अल्कोलाइड्स वी हैव, लाइक ओपियम अल्कोलाइड्स वी हैव, सिंकोना अल्कोलाइड्स वी हैव, volatile oils we have, saponin containing drugs we have. You can see here in the bold that saponin containing drugs, if we have a saponin containing drug, then we can choose chloroform, methanol, water in different ratio. Ratio is also important, 64:5:10. Okay, if we have a flavonoid drugs, then ethyl acetate, formic acid, glacial acetic acid and water in different ratio. तो हम इस सॉल्वेंट सिस्टम को चूज करेंगे अगर हमारी दवा के अंदर फ्लेवोनाइड्स मौजूद हैं, अगर हमारी दवा के अंदर सेपोनिन
मौजूद है तो हम इस सॉल्वेंट को चूज करेंगे। डायरेक्टली इस सॉल्वेंट को चूज करके उम्मीद है कि हमारी दवा के अंदर सेपरेशन हो जाएगा। जो जिस सेपरेशन की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने जब क्रोमेटोग्राफी स्टार्ट करी अभी, तो क्या बात करी, सेपरेशन एनालिसिस। तो हमें सेपरेशन करना है, सेपरेशन हो जाएगा। सेपरेशन होने के बाद हम उसकी इमेज ले सकते हैं, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ले सकते हैं। तो सेपरेशन इज इम्पोर्टेंट। उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स के लिए, डिफरेंट प्लांट मेटाबोलाइट्स के लिए डिफरेंट सॉल्वेंट सिस्टम्स होते हैं, वेरियस सॉल्वेंट सिस्टम्स होते हैं जो हमें चूज करने पड़ेंगे। So these are different solvent systems. Here, I will discuss one example with you to understand, uh, like Gauzaba. You can see here Gauzaba and the alcoholic extract of leaves. This is the sample. हमने क्या sample लिया? Alcoholic extract लिया. Alcoholic extract लेके उसको रन किया। रन कैसे किया? ये स्टेशनरी फेस है, सिलिका जेल जी प्लेट। दिस इज द स्टेशनरी फेस हियर एंड दिस इज द सॉल्वेंट सिस्टम, मोबाइल फेस, एन ब्यूटेनॉल एसिटिक एसिड वाटर। दिस इज द मोबाइल फेस। जब ये दोनों चीजें स्पेसिफिक तौर पे ली गई, पर्टिकुलर तौर पे ली गई, सिलिका जेल और एन ब्यूटेनॉल एसिटिक एसिड वाटर, तो हमें सेपरेशन भी मिला। उस सेपरेशन को हमने डिटेक्ट कैसे किया? अंडर यूवी लाइट, 366 नैनोमीटर एक्सपोजर टू आयोडीन वेपर्स स्प्रेइंग विद वैनिलीन सल्फ्यूरिक एसिड रिएजेंट। ये डिटेक्शन मेथडोलॉजीज हैं, डिफरेंट डिटेक्शन मेथडोलॉजीज हैं, इसमें से यूज की जा सकती हैं और हमने यूज किया। तो हमें सेपरेशन होने के बाद हम अपने जो प्लेट है उसकी एनालिसिस कर पाए, उसकी इमेज ले पाए। क्योंकि होता क्या है, कभी कभी जैसे गाउजबा आपने एज ए सैंपल लिया, उसका एक्सट्रैक्ट लिया, एक्सट्रैक्ट लेने के बाद एज ए सैंपल एक टीएलसी प्लेट पे आपने लगाया, टीएलसी प्लेट पे सैंपल लगाया, सैंपल उस प्लेट को आपने सॉल्वेंट सिस्टम में इंसर्ट किया, सॉल्वेंट सिस्टम मूव हुआ ऊपर की तरफ। सॉल्वेंट सिस्टम कौन सा है? एन-ब्यूटेनॉल एसिटिक एसिड वाटर। तो उस सॉल्वेंट सिस्टम जब मूव होता रहा, वहां पे सेपरेशन हुआ लेकिन आपको दिखाई नहीं दिया नेकेड आई से। कभी कभी दिखाई देता है, कभी कभी नहीं देता है। तो उस सेपरेशन को एनालाइज करने के लिए, उसकी इमेज लेने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें अंडर यूवी लाइट स्कैनिंग करनी पड़ती है, 366 नैनोमीटर। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पे डिफरेंट एग्जांपल्स कोट किए गए हैं। तो क्योंकि इतना टाइम नहीं है, एक वास्ट टॉपिक है, तो कभी और मौका मिलेगा इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। तो इसी तरह से डिफरेंट संदल सफेद, सतावा, शायत्रा, यू कैन सी हियर। तो यहाँ पे सॉल्वेंट सिस्टम चेंज हो जाता है। ये तो टीएलसी की क्योंकि बात करी है, इसलिए स्टेशनरी फेस सेम दिख रहा है आपको, सिलिका जेल जी प्लेट, सिलिका जेल जी प्लेट, स्टेशनरी फेस इज सेम। सॉल्वेंट सिस्टम चेंज हो रहा है डिफरेंट रेशियोज में। तो उसके जरिए से हम एनालिसिस कर सकते हैं। लाइक आपको जाफरान की एनालिसिस करनी है, आपके पास एक किसी ने जाफरान भेजा है, तो आपको पता नहीं है कि आपको उसे कौन से सॉल्वेंट सिस्टम में रन करोगे, आपको नहीं आइडिया है। आप हिट एंड ट्रायल मूव कर रहे हो, फर्स्ट में भी नहीं आया, सेकंड में भी नहीं आया, 10 तक आपने डिफरेंट सॉल्वेंट सिस्टम रन कर लिए तो नहीं आया। तो इसीलिए आपको रेफरेंस पहले चूज कर लेना चाहिए, रेफरेंस ऑप्ट कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक कोट कर रखा है, पेट्रोलियम ईथर, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म। इन तीनों सॉल्वेंट्स को इस रेशियो में जब आप ऑप्ट करेंगे तो चांसेस ये हैं कि जाफरान के अंदर आपको सेपरेशन मिल जाएगा, स्पेसिफिकली इन द पेट्रोलियम ईथर एक्सट्रैक्ट। यहाँ पे सैंपल को किस तरह से बनाया गया है वो भी हमने कोट किया है। नाउ एचपीटीएलसी। एचपीटीएलसी पे आप लोगों ने अभी लेक्चर सुन ही लिया है, बहुत ही लंबा लेक्चर सुना है, तो इसको मैं ज्यादा डिटेल बात नहीं करूंगा एचपीटीएलसी की। मैं डायरेक्टली आता हूँ। these are some images of HPTLC. Directly I will come on the gas chromatography. Uh, so this gas chromatography is very important for the volatile compounds. हम जब भी बात करते हैं अपने यूनानी ड्रग्स में, स्पेसिफिकली क्योंकि ज़्यादा तादाद हमारे पास प्लांट ड्रग्स की है, तो उन प्लांट ड्रग्स में 85% कंपोनेंट्स नॉन वोलेटाइल हैं और 15% कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो वोलेटाइल हैं उन प्लांट ड्रग्स के अंदर।
तो होता क्या है, अगर हमें वॉलेटाइल कंपाउंड्स को सेपरेट करना है, तो हम गैस क्रोमेटोग्राफी की बात करेंगे, हम गैस क्रोमेटोग्राफी पे जाएँगे। अगर हमें नॉन वॉलेटाइल की बात करनी है, तो हम एचपीएलसी पे जाएँगे, ठीक है? ये 2 एक सिमिलर टाइप की क्रोमेटोग्राफीज़ हैं, मीन्स हाई एडवांस्ड टेक्निक्स हैं, जिनकी हम बात करते हैं अक्सर, गैस क्रोमेटोग्राफी एंड एचपीएलसी। टीएलसी, एचपीटीएलसी जो है वो मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ टीएलसी है, बहुत ही हाईली सोफिस्टिकेटेड मशीनरी उसमें रख दी गई है, और उसके अंदर भी हर्बल एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा है। हर्बल ड्रग्स में उसको भी बहुत ज़्यादा हम आजकल यूज़ कर रहे हैं। तो जब भी हम वॉलेटाइल कंपाउंड्स की बात करते हैं, तो गैस क्रोमेटोग्राफी की बात करते हैं। गैस क्रोमेटोग्राफी में ये this is a pictorial image of gas chromatography. You can see here this is the carrier gas, and this is gas flow regulator, injector port. This is sample injector port. This is column, whole column, detector and data analysis by computer. तो इसके अंदर ये जो कॉलम आपको दिखाई दे रहा है, पूरा जो सेपरेशन होता है, ये ओवन जो दिखाई दे रहा है, ओवन के अंदर ये वाला कॉलम है, दिस इज कॉलम। मैंने अपने मिड लेक्चर में आपको एक कॉलम दिखाए थे, कॉलम क्रोमेटोग्राफी के तहत। तो इसी जहाँ वहाँ पे जो सेपरेशन मैंने दिखाने की कोशिश करी थी, येलो और ब्लू कलर का 2 कंपोनेंट सेपरेट हुए थे। एक ग्रीन कलर का सैंपल हमारा था, उसमें से 2 कंपोनेंट्स येलो और ब्लू कलर में सेपरेट हुए थे। तो वो इसी टाइप का कॉलम, हाइली सोफिस्टिकेटेड कॉलम यहाँ पे गैस क्रोमेटोग्राफी में भी रहता है, और हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में भी रहता है। और इसी कॉलम के अंदर पूरा सेपरेशन का जो वर्क है वो होता है। हम इंजेक्ट करते हैं अपने सैंपल को यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे सेपरेशन शुरू होता है, और सेपरेशन होके वन बाय वन, दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट, वन बाय वन मीन्स कंपोनेंट बी पहले बाहर जाएगा, कंपोनेंट सी उसके बाद जाएगा, कंपोनेंट ए उसके बाद जाएगा। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर हमने हमारे प्लांट ड्रग में 100 ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो वन बाय वन, और सारे कॉन्स्टिट्यूएंट सेपरेट नहीं होंगे। जिस टाइप का हमने सॉल्वेंट सिस्टम लिया है, जिस टाइप की हम क्रोमेटोग्राफी यूज़ कर रहे हैं, जो भी हम मार्कर कंपाउंड सेपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सेपरेट होगा। तो ड्रग कॉन्स्टिट्यूएंट बी पहले बाहर आ सकता है, कॉन्स्टिट्यूएंट सी उसके बाद आ सकता है, कॉन्स्टिट्यूएंट ए उसके बाद आ सकता है। जैसे-जैसे आएगा, ये डेटा एनालिसिस कंप्यूटर जो है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देता रहेगा। फॉर एग्जांपल 2 मिनट्स के बाद एक कॉन्स्टिट्यूएंट ए बाहर आ गया, फिर 2.50 मिनट के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट सी भी आ गया, फिर 3.15 पे कॉन्स्टिट्यूएंट डी आ गया। तो इस तरह से टाइम के हिसाब से यहाँ पे ग्राफ मिलता रहता है। यहाँ पे टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसको हम रिटेंशन टाइम कहते हैं, कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट कितनी देर अंदर रिटेन करा है, और कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट किस वक्त बाहर निकला है। वो फिर से मैं वहीं पे आऊँगा, ये कॉन्स्टिट्यूएंट की ख़ुसूसियत होती है, ड्रग की ख़ुसूसियत होती है। जैसे कि हमारे पास कुदरत ने बायोमेट्रिक रखा है, एक थंब इम्प्रेशन यूनिक बना दिया है, इसी तरह हर प्लांट की एक पर्टिकुलर ख़ुसूसियत है। हम डिफरेंट सॉल्वेंट सिस्टम में उसे रन करते हैं, उसके बाद वो डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट टाइम इंटरवल के साथ सेपरेट होके बाहर इजेक्ट होता है। तो दिस इज द पिक्चर ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि गैस क्रोमेटोग्राफी के ज़रिए से वॉलेटाइल कंपाउंड्स को हम सेपरेट करते हैं और उसकी एनालाइज़ करते हैं। एंड दिस स्लाइड इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर यू, that you can see here one peak. This is this peak. Okay, you can see here W, and you can also see H. तो होता क्या है, दिस इज बेसिकली एच, हाइट ऑफ द पीक, हाइट ऑफ द पीक, एंड उसके बीच में, मिडिल में, हम उसकी विड्थ मेजर करते हैं, उस पीक की विड्थ मेजर करते हैं। कहाँ पे करते हैं? मिडिल में करते हैं। ये किसी भी एचपीएलसी में या किसी भी जीसी में इस तरह से मेजरमेंट किया जाता है। मतलब विड्थ आप यहाँ पे नहीं लेंगे, टॉप पे नहीं लेंगे, ना बिल्कुल लोअर पे लेंगे, बल्कि कहाँ पे लेंगे? मिड में लेंगे और हाइट लेंगे।
तो ये जो हाइट होती है और विड्थ होती है, ये एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट की एक ख़ुसूसियत होती है। मतलब किस ख़ुसूसियत का मतलब ये है कि कितनी क्वांटिटी में वो पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट मौजूद है। ये पीक उसी हिसाब से बनेगी। पीक बहुत बड़ी बनेगी, बहुत बड़ी आएगी अगर वो कॉन्स्टिट्यूएंट ज़्यादा क्वांटिटी में है। अगर वो कॉन्स्टिट्यूएंट बहुत कम है, तो बहुत ही छोटी-सी पीक आपको मिलेगी। तो एनालिसिस इसके ज़रिए से हम करते हैं और ये जो आपको दिख रहा है ए टू बी, दिस इज़ द रिटेंशन टाइम, दिस इज़ द रिटेंशन टाइम, जो मैंने अभी इनिशियली बताया कि कौन-सा कंपोनेंट पहले आएगा और कौन-सा कंपोनेंट बाद में आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये फर्स्ट कंपोनेंट है जो इजेक्ट हुआ जीसी से, जीसी के कॉलम से, तो ये फर्स्ट पीक मिल गई, इसके बाद दूसरी पीक मिलेगी, इसके बाद तीसरी पीक मिलेगी, इसके बाद चौथी पीक मिलेगी, इसके बाद फिफ्थ पीक मिलेगी। जैसे-जैसे कंपोनेंट आता रहेगा बाहर, वैसे-वैसे पीक मिलती रहेगी और जितनी क्वांटिटी में कंपोनेंट हमारी दवा के अंदर मौजूद होगा, वैसे-वैसे हमें पीक मिलती रहती है। और इन्हीं पीक्स के ज़रिए से यहाँ पे इन 2 पर्टिकुलर क्रोमैटोग्राफीज़ में एचपीएलसी और जीसीज़ में इवन एचपीटीएलसी के भी हम क्रोमैटोग्राम्स बनाते हैं। इन केसेस में हम पीक के ज़रिए से एनालिसिस करते हैं। पीक की हाइट कितनी है, पीक का विड्थ कितना है, पीक का एरिया कितना है, एरिया इज़ इक्वल टू एच इंटू डब्ल्यू हम निकालते हैं। एरिया के बेसिस पे हम एनालिसिस करते हैं कि कौन-सा कंपोनेंट कितनी क्वांटिटी में मौजूद है। This is the graph what I have discussed with you. Area is equal to peak height AY into peak width at half height. Peak width at half height. This is important. Is equal to total quantity of component. टोटल क्वांटिटी ऑफ कंपोनेंट। फॉर एग्जांपल हम कोई प्योर कंपोनेंट यहाँ पे इंसर्ट करें एचपीएलसी में। प्योर कंपोनेंट का क्या मतलब है? प्लांट ड्रग नहीं। प्लांट ड्रग की प्योरिटी की बात अलग होती है। एक प्योर कंपोनेंट केमिकल फॉर्म, केमिकल की कोई चीज आप कॉल्चिसिन मार्केट से लेके आओ और कॉल्चिसिन को इंसर्ट करो, तो कॉल्चिसिन को अगर 1 मिलीग्राम इंसर्ट करोगे तो पीक एक एक हाइट तक पीक आएगी। अगर उसकी क्वांटिटी आप 2 मिलीग्राम कर दोगे, डबल कर दोगे, तो पीक भी बढ़ जाएगी। पीक भी बढ़ जाएगी और उसकी क्वांटिटी और बढ़ाओगे तो पीक और बढ़ जाएगी। तो कॉल्चिसिन क्योंकि प्योर फॉर्म में आप इंसर्ट कर रहे हो, तो उसकी पीक आपको बढ़ती हुई मिलेगी। तो इसी आइडिया के तहत, के तहत हम अपनी दवाओं की एनालिसिस करते हैं। किसके तहत करते हैं? रिटेंशन टाइम के तहत करते हैं और एरिया के तहत करते हैं। लाइक हम क्योंकि कॉमनली बात कर रहे हैं, दोनों का तरीक़ेकार बहुत हद तक सिमिलर होता है, एचपीएलसी और जीसी का, गैस क्रोमेटोग्राफी और एचपीएलसी का तरीक़ेकार सेम होता है। इसमें नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स की ज़्यादातर हम बात करते हैं, वहाँ पे वोलेटाइल कंपोनेंट्स की बात करते हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट स्लाइड व्हाइल डिस्कसिंग द क्रोमेटोग्राफीज़। ये एक सैंपल है हमारा, दिस इज़ अ सैंपल। इस सैंपल के अंदर ये सैंपल आप कोई भी सैंपल मान लो, बनफशा, गुले बनफशा, गुले बनफशा है फॉर एग्जांपल ये, ठीक है। अब गुले बनफशा, आपको गुले बनफशा दिख रहा है, आप जब नेकेड आई से देखते हो तो गुले बनफशा दिखेगा। उसके अंदर क्या चीजें हैं, कौन से फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, कौन से कंपोनेंट्स हैं, वो हमें नेकेड आई से नहीं दिखते हैं। ये हम सबको पता है। तो ये जो आपको अंदर की इमेज मैंने दिखाने की कोशिश करी है, ये इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। ए सी सी, बी सी सी, ये डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो फॉर एग्जांपल गुले बनफशा के अंदर मौजूद हैं, जो हमें नेकेड आई से नहीं दिखते हैं। हम एक क्रोमेटोग्राफी रन करते हैं, एचपीएलसी रन करते हैं और इन कंपोनेंट्स को सेपरेट करने की कोशिश करते हैं और सेपरेट करते हैं। तो सेपरेट ये कंपोनेंट्स कैसे होंगे? आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है डबल ए और एक ए यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। एक ये गुले बनफशा था, इसके अंदर जाहिर-सी बात है मिक्स फॉर्म में कंपोनेंट्स या फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स मौजूद हैं, तो उनको हम जब सेपरेट कर रहे हैं तो ए एक साथ सेपरेट होगा। ए क्योंकि ये ए एक ही चीज़ है, तो ए सेपरेट हुआ, ट्रिपल ए आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बी था, तो 2 बी थे, 2 बी सेपरेट हो गए। यहाँ पे सी यहाँ पे भी मौजूद था, यहाँ पे भी मौजूद था, तो सी यहाँ पे सेपरेट हो गए। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने अभी बताया था, रिटेंशन टाइम की बात करी थी, ए
ए सबसे पहले आउट होता है, इजेक्ट होता है, बाहर निकलता है, तो ए की पीक सबसे पहले आपको मिल जाएगी, उसके बाद बी की पीक मिलेगी, उसके बाद सी की पीक आपको मिलेगी। ठीक है? ये डिपेंड करेगा कौन-सा कॉन्स्टिट्यूएंट सबसे पहले बाहर निकलेगा और बाहर निकलता है। तो यही बेसिकली कांसेप्ट है क्रोमैटोग्राफी का। यही सेपरेशन का जो कांसेप्ट है, सेपरेशन एंड एनालिसिस का कांसेप्ट जो है, ये यहाँ पे मिक्स्ड फॉर्म में आपको कॉन्स्टिट्यूएंट्स दिख रहे थे, इनको हमने सेपरेट करके अलग-अलग कर लिया। अलग-अलग जब कर लिया, तो हम उसकी एनालिसिस कर सकते हैं, उसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं, मतलब कितनी क्वांटिटी में ए मौजूद है। जब यहाँ पे मिक्स्ड थे, तो यहाँ पे हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस नहीं कर सकते थे, तो हमें सेपरेट करना था, उसको सेपरेट करके बाहर निकाला हमने, बाहर निकाल के उसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस करी। तो इस क्रोमैटोग्राफीज़ के ज़रिए से हम ये पहचानते हैं, एनालिसिस करते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस, वी कैन डू क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड वी कैन आल्सो डू द क्वांटिटेटिव एनालिसिस। व्हाट डज़ क्वालिटेटिव एनालिसिस मीन्स? व्हाट आर द कंपोनेंट्स ए, बी एंड सी? ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, ये हम पहचानेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है? ए सोरेलिन है क्या? बी कॉलचिसिन है क्या? सी स्ट्रिक्निन है क्या? ठीक है? तो इसको हम पहचानेंगे। पहचानने के बाद एक कॉन्क्लूजन पे पहुंचेंगे। उसके बाद क्वांटिटेटिव एनालिसिस, व्हाट आर द कंसंट्रेशंस ऑफ ए, बी एंड सी? इनकी क्वांटिटी कितनी है? आया कि ए 2% मौजूद है, बी 0.5% मौजूद है, सी 3.5% मौजूद है। तो इसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस हम करते हैं क्रोमैटोग्राफीज़ के ज़रिए से। So this is the main aim of chromatographies. इन क्रोमेटोग्राफीज के जरिए से हम इस तरह से अपनी दवाओं की क्वालिटी चेक करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल करते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ यूनानी मेडिसिन करते हैं। तो दिस इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एचपीएलसी। दिस इज द ग्राफ ऑफ एचपीएलसी, जो मैंने अभी अपने जो प्रीवियस स्लाइड के एग्जाम्पल को समझाने की कोशिश करी है। यहाँ पे मैंने इसको नाम दिया था गुले बनफशा। इस गुले बनफशा के अंदर 3 डिफरेंट टाइप के फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स फॉर एग्जांपल मौजूद है। हालांकि 3 नहीं होते हैं, बहुत सारे होते हैं। यहाँ पे मैंने समझाने के लिए आप लोगों को इस इमेज को कोट किया है कि इसके अंदर 3 पर्टिकुलर फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट मौजूद हैं, ए, बी, बी, सी, सी, और इन 3 का ये ग्राफ आएगा। ए की ये पीक आई, बी की ये पीक आई, सी की ये पीक आई। ठीक है? अब ए की पीक बी की पीक से बड़ी क्यों है और सी की पीक ए और बी की पीक से और बड़ी क्यों है? तो इसकी वजह यहाँ पे ये है, क्योंकि ए की क्वांटिटी 3 आपको दिखाई दे रही है और बी की क्वांटिटी 2 दिखाई दे रही है और सी की 4 है। तो ए क्योंकि 3 है, बी 2 है, सी 4 है, इसीलिए सी सबसे बड़ा है और ए मिडिल में है, क्योंकि वो 3 है, और बी 2 है, इसलिए सबसे छोटा है। ये मैंने समझाने के लिए आप लोगों को, जो जिसकी क्वांटिटी सबसे ज़्यादा होगी उसकी पीक बड़ी आएगी, जिसकी क्वांटिटी कम होगी उसकी पीक छोटी आएगी, जिसकी क्वांटिटी और कम होगी उसकी पीक और छोटी आएगी। तो हम इस तरह से एनालिसिस करते हैं किसी भी क्रोमेटोग्राम को। इस पर्टिकुलर डायग्राम को जो आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें डिफरेंट पीक्स दिख रही हैं, तो इसको हम सैंपल क्रोमेटोग्राम बोलते हैं। ओके, सो hope you are understanding well. Now I come to this important टेक्निक ऑफ हाउ कैसे सेपरेशन होता है, separation in the chromatography. This is the representation of separation while doing HPLC. You can see here high performance liquid chromatography की एक इमेज है। How we will separate our components by means of this HPLC. As we already discussed that there are 2 different phases in each and every type of chromatography. One is the mobile phase and second one is the stationary phase. तो यहाँ पे जो आपको ये कॉलम दिख रहा है, ये डिफरेंट टाइप का कॉलम है। डिफरेंट टाइप का मीन्स इनिशियल जो मैंने आपको कॉलम में सेपरेशन दिखाया था वो एक बेसिक कॉलम था। तो उसी टाइप के कॉलम को एडवांस करते हुए एक मशीन में फिट कर दिया गया और ये एक क्रोमेटोग्राफिक कॉलम या एचपीएलसी कॉलम हो गया। तो ये कॉलम है।
इसी के अंदर स्टेशनरी फेस मौजूद होता है। तो मैंने स्टेशनरी फेस की बात करी थी कि एक स्टेशनरी फेस होना ज़रूरी है। इसके अंदर स्टेशनरी फेस होता है और इसी के अंदर पूरा सेपरेशन का वर्क होता है। मोबाइल फेस बाहर से हम इंजेक्ट करते हैं, बाहर से हम भेजते हैं, इस स्टेशनरी फेस के अंदर जाता है, सैंपल जाता है, मोबाइल फेस जाता है, स्टेशनरी फेस इसके अंदर मौजूद है, वहीं पे सब सेपरेशन होता है, फिर बाहर निकलती हैं चीज़ें। You can see here these two jars in which solvent is kept. यहाँ पे हमने सॉल्वेंट रखा है, ये पंप्स के ज़रिए से सॉल्वेंट मिक्स होके या विदाउट मिक्सिंग जैसे कि भी हमें नीड है, जो मैंने सॉल्वेंट्स के केस में एग्जाम्पल दिया था, उसके तहत वो आगे बढ़ता है। और यहाँ पे हम इंजेक्ट करते हैं, इंजेक्ट क्या चीज़ करते हैं, अपना सैंपल इंजेक्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट ऑफ दिस, वो सैंपल आगे की तरफ बढ़ेगा, सॉल्वेंट उसे आगे की तरफ लेके मूव करेगा, अब यहाँ पे कॉलम में चीज़ें पहुँचेंगी और सेपरेशन शुरू होगा। ये आप लोग अभी ध्यान से देखिए, ये this is the picture is going on. You can see again पिंक पिंक इंजेक्ट हुआ है, सैंपल है, पिंक इज सैंपल, ओके, पिंक इज सैंपल, यू कैन सी हियर, इंजेक्टर के जरिए से हमने सैंपल इंजेक्ट किया, जो पिंक कलर में हमने यहाँ पे शो करने की कोशिश करी है, फिर ये आगे की तरफ बढ़ रहा है, दिस इज गोइंग ऑन, और ये सेपरेशन आपको दिखाई दे रहा है, डिफरेंट कलर्स में डिफरेंट कलर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, फिर ये डिफरेंट कलर्स बाहर निकल रहे हैं, इजेक्ट हो रहे हैं और डिफरेंट आपको पीक्स दिख रही हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी क्रोमेटोग्राफी को समझाने के लिए या समझने के लिए। मैं इसको दोबारा क्लिक करता हूँ, आप लोग इसे फिर से गौर से देखिए, ये पिंक कलर मूव हुआ और इस पिंक कलर के अंदर बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो वो जितने कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमें सेपरेट करने हैं या जितने कॉन्स्टिट्यूएंट हमारा सॉल्वेंट पर्टिकुलर सॉल्वेंट सेपरेट कर पाएगा, वो सेपरेट होंगे और फिर इजेक्ट आउट होंगे, और इजेक्ट आउट होने के नतीजे में एक एक पीक आपको यहाँ नजर आती रहेगी। ये क्रोमेटोग्राम, ये जो हमारा कंप्यूटर है यहाँ पे, यू कैन सी अगेन। So in this way, chromatographies are run. यहाँ पे ये जो इमेज है, ये इमेज भी एक पर्टिकुलर इमेज रहेगी इस पर्टिकुलर सैंपल की। तो अगर ये सैंपल प्योर था, बिल्कुल ही ओरिजिनल था और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी और उसमें ये इमेज आती है, तो हम इस इमेज को फ्यूचर स्टडीज में रेफरेंस के तौर पे यूज कर सकते हैं। इस इमेज में क्या खासियत है, कहाँ पे कितने टाइम पे कौन सी पीक मिली है, एक पीक यहाँ पे मिली है, एक पीक फौरन दोबारा मिल गई, फिर थोड़ा सा गैप हुआ, फिर पीक मिली है, फिर पीक मिली है, फिर इस पीक की फर्दर इस क्रोमेटोग्राम की फर्दर हम एनालिसिस करते हैं कि कितना एरिया है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, एरिया इज इक्वल टू हाइट इनटू वेट, उसकी ये पर्टिकुलर पीक जो है सबसे ज्यादा बड़ी है, ये बहुत छोटी सी है, ये उससे बड़ी है, इस तरह से हम एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। तो किसी भी क्रोमेटोग्राफी में हम सेपरेशन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, जो मैं बार-बार अपनी इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, और इस सेपरेशन एनालिसिस के ज़रिए से हम क्वालिटी चेक करते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक था स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन यूनानी ड्रग्स करते हैं। तो हम जब क्वालिटी चेक करते हैं, तो अगर हमारे पास ये डेटाबेस में मौजूद है, हमारी फार्माकोपिया में ये पर्टिकुलर क्रोमेटोग्राम मौजूद है, ये ग्राफ मौजूद है, तो हम इस ग्राफ को देखते हुए अपनी फ्यूचर स्टडीज जब भी करेंगे, इस ग्राफ से मैच करेंगे। इसे एज अ रेफरेंस हम यूज कर सकते हैं, एज अ स्टैंडर्ड हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम इस अगर हमारी जो दवा है वो सेम ग्राफ दे रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी दवा भी सही है। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट मार्कर कंपाउंड्स का होता है क्रोमेटोग्राफीज में। तो मार्कर कंपाउंड्स क्या होते हैं, जो मैं बार-बार एग्जांपल दे रहा था, जैसे कॉल्चिसिन की एग्जांपल मैंने दी है, सोरेलिन की एग्जांपल दिया है, स्ट्रिक्निन की एग्जांपल दिया। तो कॉल्चिसिन कैन बी यूज्ड एज अ मार्कर कंपाउंड इन द केस ऑफ सुरंजान।
सुरनजान की एनालिसिस के लिए हम कॉल्चिसिन को यूज़ कर सकते हैं। तो वो कैसे यूज़ करते हैं? वो एक कॉल्चिसिन एक केमिकल कंपाउंड मार्केट से लेंगे और अपनी ड्रग को भी साथ में रन करेंगे, उसके ज़रिए से हम एनालिसिस करते हैं। Now, as time is going to complete, I will sum up my lecture. Uh, like you can see here, these are different marker compounds. You can see that vesicine can be used as a marker compound in the case of Adatoda vesica. Likewise, berberine can be used in the case of Berberis aristata. Curcumin can be used curcuma in the case of Curcuma longa. तो ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं इधर एक्टिव मार्कर्स, ये हम एज अ मार्कर कंपाउंड्स हम यूज कर सकते हैं इन पर्टिकुलर ड्रग्स में। इनको जब हम सेपरेट करके एनालाइज करते हैं तो एनालिसिस हम दोनों चीज़ों को साथ में रन करते हैं वन बाय वन। जैसे मार्कर कंपाउंड, प्योर मार्कर कंपाउंड प्योर केमिकल मार्केट से लेके उसे रन करते हैं और फिर उसके बाद अपनी दवा को रन करते हैं और फिर उसकी एनालिसिस करते हैं। तो ये होता है ये एक तरीक़ेकार है क्रोमेटोग्राफ़ीज़ में अपनी दवाओं को पहचानने के लिए। ज फिर मैं वही एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि जैसे कि आप बर्बेरिस एरिस्टेटा को एनालाइज़ करने की कोशिश कर रहे हो और आप सबसे पहले ये चेक करते हो कि बर्बेरिन के उसके अंदर मौजूद है या नहीं, क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हो और क्वालिटेटिव एनालिसिस के दौरान आपको ये पता लगता है कि बर्बेरिन मौजूद ही नहीं है। तो आप वहीं पे दवा को रिजेक्ट कर सकते हो, ठीक है? और आपको पता लगता है कि बर्बेरिन मौजूद है, फिर उसकी आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस पे जाते हो। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस पे जब जाते हो और आपका जो स्टैंडर्ड फार्माकोपिया आपके पास जो फार्माकोपियाज़ हैं या स्टैंडर्ड लिटरेचर आपको आपके पास जो मौजूद है, वो फॉर एग्ज़ाम्पल ये बताता है कि बर्बेरिस एरिस्टेटा के अंदर 2.2% होना चाहिए और हमारा जो रिज़ल्ट आता है, हम जब एनालिसिस कर रहे हैं, हमारा रिज़ल्ट आ जाता है 0.5%। बर्बेरिन मौजूद तो है, वहाँ पे क्वालिटेटिव एनालिसिस के बाद हम आगे बढ़े हैं, वरना क्वालिटेटिव एनालिसिस पे ही चीज़ को रिजेक्ट कर देते। बर्बेरिन मौजूद तो है, लेकिन रिज़ल्ट क्या आ रहा है 0.5% इंस्टीड ऑफ व्हाट? इंस्टीड ऑफ 2.2%। तो यहाँ पे एक बड़ा-सा क्वेश्चन मार्क लग जाएगा कि होना तो 2.2% चाहिए था। व्हाई इट इज़ ओनली 0.5%? कुछ ना कुछ है, एडल्ट्रेशन है या प्योरिटी से कंप्रोमाइज़ किया गया है, क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ किया गया है। तो इसी तरह हम मार्कर कंपाउंड एनालिसिस करते हैं। Now, I will come on the conclusion as time is already over. Uh, you can see this graph, uh, like this is the study, one study in which you can see the peak of Sorelin, okay. तो जब सोरेलिन को रन किया गया, सोरेलिन एज अ प्योर रन किया गया, सोरेलिन एज अ प्योर, सोरेलिन मार्केट से परचेज करके रन किया गया, तो उसमें एक ही पीक हमें मिली क्योंकि सिर्फ सोरेलिन ही हमने मशीन के अंदर इंसर्ट किया था। इसके बाद जब अपनी दवा का इंसर्ट किया, तो दवा को जब इंसर्ट किया, उस दवा के अंदर सोरेलिन मौजूद था, सफूफे बर्स को जब इंसर्ट किया एज अ सैंपल, क्योंकि हमें पता है कि सफूफे बर्स के अंदर सोरेलिन मौजूद होता है, तो इसकी एनालिसिस हम करने की कोशिश कर रहे थे कि ये सफूफे बर्स के अंदर सोरेलिन मौजूद तो होता है, लेकिन सोरेलिन इस वाले सफूफे बर्स के अंदर मौजूद है और मौजूद है तो कितनी क्वांटिटी में मौजूद है। तो ये आपको यहाँ पे भी सोरेलिन मिला, ये सफूफे बर्स का ग्राफ है और इससे पहले वाला जो ग्राफ था वो स्टैंडर्ड ग्राफ था सोरेलिन का। तो इसे हम कैसे पहचानते हैं? मतलब हम ये कैसे कहेंगे कि ये ही सोरेलिन है? यहाँ पे जो पीक मिल रही है, ये वाली सोरेलिन क्यों नहीं है? ये वाली सोरेलिन क्यों नहीं है? इस पीक को ही हमने सोरेलिन क्यों कहा? ये मैं आपको बताते हुए लास्ट में फिर कॉन्क्लूजन पे पहुँचता हूँ कि इस पीक को हमने सोरेलिन टाइम के हिसाब से कहा, जो मैंने इनिशियली कहा था कि हर कॉन्स्टिट्यूएंट अपने टाइम के हिसाब से इजेक्ट आउट होता है, बाहर निकलता है, फिर उसकी एनालिसिस होती है। तो ये आप यहाँ पे स्टैंडर्ड जब हमने रन किया था, तो ये 5 और 10 के बीच में, समथिंग 6 और 7 के बीच में हमें मिली थी पीक। तो यहाँ पे अपने सैंपल में भी हमें
6 और 7 के पास जो पीक मिल रही है उसी को हमने सोरेलिन कहा है। तो इस तरह से हम एनालिसिस करते हैं और फिर उसकी फर्दर क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। नाउ आई विल कम टू द कंक्लूजन एज इट इज very important topic. Like chromatography is a very important topic, and it's also a very vast topic. Uh, I could not go in the deep in this 1 hour lecture. उम्मीद है कि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा इस बारे में समझ में आया होगा कि क्वालिटी कंट्रोल चेक क्रोमेटोग्राफी के जरिए से कैसे करते हैं। हम उनकी कभी मार्कर कंपाउंड एनालिसिस करते हैं, कभी इमेज को डायरेक्ट टैली करने की कोशिश करते हैं। तो the conclusion of my lecture is that it is in the hands of the researchers to choose the right method suitable for the drug of interest which would match the reference standard. Because I have already discussed with all of you that there are multiple type of tests for the analysis, for the checking of the quality control of Unani drugs, for the standardization of Unani drugs. तो हमें ये चूज करना पड़ता है कि किस मेथड को हमें ऑप्ट करना है, कौन सा मेथड बेस्ट है इस टाइम। अगर हमारे पास रिसोर्सेज कम है तो उसके हिसाब से हम वो मेथड चूज करेंगे, या हमारे पास रिसोर्सेज सारी मौजूद हैं, टाइम कम है, हम किसी दवा की एनालिसिस करना चाहते हैं, तो उस दवा की एनालिसिस के लिए इस पर्टिकुलर टाइम में हमें कौन सा मेथड ऑप्ट करना चाहिए जिसके जरिए से हम एक बेहतर नतीजे पे पहुंच सकें। So more basic research should be carried out, and many individuals should be trained with these authentication techniques to address this issue prevailing in United system medicine drugs. इस सिलसिले में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग ली जानी चाहिए ताकि हम अपनी दवाओं की क्वालिटी को मेंटेन कर सकें, और क्वालिटी को मेंटेन करने के साथ साथ जाहिर सी बात है जैसे जैसे हम क्वालिटी को मेंटेन कर ले जाएंगे वैसे वैसे हमारा सिस्टम ऑफ मेडिसिन अप होगा, क्योंकि जब हम क्वालिटी दवाएं पेशेंट्स को देंगे तो पेशेंट ठीक होगा। With the global increase in the demand for plant-derived medicine, including Unani medicine as an alternative to synthetic medicine, there is a need to ensure the quality of the herbal drugs using modern analytical techniques for therapeutic efficacy and safety. क्योंकि आजकल जो सिनेरियो चल रहा है, हम अक्सर सुनते हैं कि एक्सपोर्ट के मामले में ये दवाएं रोक दी गई, हैवी मेटल्स की बात की गई कि हैवी मेटल्स की एनालिसिस होनी चाहिए। तो heavy metal analysis is also come under the quality control, also come in the standardization of United drugs. एक permissible limit से हाई है तो वो दवाएं एक्सेप्टेबल नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं होनी चाहिए। जाहिर सी बात है वो एक्सपोर्ट के लिए बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, रिजेक्ट हो जाती हैं फौरन। तो हैवी मेटल एनालिसिस हर दवा में हमें करनी पड़ेगी कि वो परमिसिबल लिमिट से कम हैवी मेटल होना चाहिए। Various methods of standardization testing are needed immediately in the interest of both the manufacturer and the consumer. The best one is chromatography. तो मेरे हिसाब से क्योंकि क्रोमेटोग्राफी इतनी एडवांस्ड फॉर्म में पहुंच चुकी है, और तो इसको मैं बेस्ट मेथड मानता हूं कि किसी भी क्वालिटी कंट्रोल चेक में और स्टैंडर्डाइजेशन यूनानी मेडिसिन में इन डिफरेंट टाइप्स की क्रोमेटोग्राफीज में से किसी एक को ऑप्ट करके या किसी दो को ऑप्ट करके हम एक नतीजे पे पहुंचने की कोशिश करते हैं और पहुंचते हैं, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक एनालिटिकल एडवांस टेक्निक्स हैं। जैसे मैंने सोरेलिन का एग्जांपल दिया कि सोरेलिन को हमने सेपरेट करके देखा कि सोरेलिन सफूफ बर्स के अंदर कितनी क्वांटिटी में मौजूद है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखा आया कि मौजूद है या नहीं है, फिर उसके बाद हमने देखा कि कितनी क्वांटिटी में मौजूद है, तो उसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बाद हम एक नतीजे पे पहुंचे। तो नतीजे पे पहुंच के हम एक कह सकते हैं कि ये दवा की क्वालिटी सही है, ये जो दवा मार्केट में बिक रही है ये सही बिक रही है। So many thanks with this lecture to the principal sahib, Dr. Anas, organizer of this seminar, coordinator of this seminar. If any query to any scholar, any learned delegates, please feel free to contact me on this email ID, and my mobile number is 9343567003. Thank you very much. जी शुक्रिया डॉक्टर शमसी साहब। अगर किसी स्टूडेंट के जहन में कोई सवाल हो तो वो सवाल पूछ सकता है। मेरा एक सवाल है।
यूनानी कंपनी में क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन होता है, तो क्या जी उसमें क्रोमेटोग्राफी का भी इंतज़ाम रहता है? दवा जो तैयार होती है तो उसका क्वालिटी एश्योरेंस किया जाता है? हाँ, ये सब जगह मौजूद नहीं है क्रोमेटोग्राफीज, मतलब क्योंकि ये जो इंस्ट्रूमेंट है या एचपीएलसी की हम बात करें, ये 20 लाख 30 लाख में आता है। तो सब मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इसे बियर भी नहीं कर सकती, जाहिर सी बात है। हमारे पास ये जो यूनानी मेडिसिन की कंपनीज हैं वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज नहीं है, कुछ ही बड़ी कंपनीज मौजूद हैं। तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी कंपनीज हैं, तो वो उसे मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो उसका तरीका वही है कि हम ये अपनी दवाओं को क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरीज में भेज के चेकिंग करवा सकते हैं। जी डॉक्टर फौजान। जी, तो ये लेबोरेटरी किस लेवल पर मौजूद है? मतलब ये कंट्री गवर्नमेंट लेवल लेवल पर, पे स्टेट मौजूद लेवल हैं। पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर? जी जी, गवर्नमेंट लेवल पे मौजूद हैं। बहुत सारी स्टैंडर्डाइजेशन क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरीज हर स्टेट में मौजूद रहती हैं, तो उनकी चेकिंग वहाँ पे हो सकती है एक नॉमिनल अमाउंट में। तो गवर्नमेंट जो लेबोरेटरीज हैं, ज़रूरी नहीं है कि उन सारी लेबोरेटरीज में क्रोमेटोग्राफीज मौजूद हो या एचपीएलसी जीसी मौजूद हो। तो दूसरी टेक्निक्स के जरिए से भी, जो मैंने इनिशियली बताया था, वो आपकी दवाओं के बारे में एनालिसिस करके दे सकते हैं। ये बिल्कुल ही एडवांस टेक्निक की मैंने बात करी है, तो कुछ लेबोरेटरीज में ये टेक्निक्स भी मौजूद है। यस डॉक्टर फौजान। शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर यूनानी सिंगल ड्रग के स्टैंडर्डाइजेशन की रिगार्डिंग बुक्स बता दीजिए सर। बुक्स बता दे। जी सर, कौन सी बुक प्रीफर करें हम लोग स्टैंडर्डाइजेशन के लिए? एक तो देखिए मेरी बुक है। मेरी बुक यहाँ पे एनआईयू में मौजूद है। वो स्पेसिफिकली क्रोमेटोग्राफी पे है, ठीक है ना। क्रोमेटोग्राफी पे और स्पेक्ट्रोस्कोपी पे मैंने ही बुक लिखी हुई है, जो एनआईयू में मौजूद है। तो जो स्कॉलर्स वहाँ पे मौजूद हैं वो उसे परचेज कर सकते हैं डायरेक्ट एनआईयू से। मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। एनआईयू ने उसे पब्लिश किया है, नेशनल इंस्टीट्यूट यूनानी मेडिसिन ने। तो डायरेक्ट यहाँ पे लाइब्रेरी में मौजूद है, वो यहाँ से बाई पोस्ट आपको भेज सकते हैं। तो स्पेसिफिक क्रोमेटोग्राफी स्पेक्ट्रोस्कोपी की तो ये बात हो गई। तो उस बुक को आप पढ़ेंगे तो क्रोमेटोग्राफी समझ में आएगा, इंशाल्लाह स्पेक्ट्रोस्कोपी समझ में आएगा। उसके अलावा जनरल स्टेरिलाइजेशन के लिए जो बुक्स हैं, बहुत ये जितने भी पैरामीटर्स हैं जो मैंने इनिशियल लिस्ट बताई थी आपको, कलर वुडल से लेके एक्सट्रैक्टिव वैल्यू एश वैल्यू और लास्ट तक मैं लेके गया था, तो वो किसी भी एक बुक में मौजूद नहीं है। किसी भी एक कोई ऐसी बुक नहीं है जिसमें सारी चीजें आपको एक ही बुक में मिल जाएं। तो फिलहाल इसीलिए इस पे मैंने मेहनत करी थी। अभी एक एक हद तक एक नतीजे पे पहुंचा था क्रोमेटोग्राफी स्पेक्ट्रोस्कोपी पे, और उसकी बुक आ गई थी। और इसी तरह से मैं आगे भी मेहनत कर रहा हूँ पिछले 10-12 ईयर से, कि एक और बुक मार्केट में आ जाए जिसमें सारे पैरामीटर्स मौजूद हों। तो इंशाल्लाह जल्दी आएगी। इसके अलावा जो बुक आप अभी पढ़ सकते हो, तो वो जेनकिंस की एक बुक है। जेनकिंस ऑथर है। और एक पतली सी बुक प्रोफेसर आफाक सर की है, उसमें भी कुछ चीजें आपको मिलेंगी, तो वो आप प्रिफर कर सकते हो। जी ओके, थैंक यू सर। जी सर, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। जी डॉक्टर अनस। जी, आपने बड़े सादा और आम फहम अंदाज में क्रोमेटोग्राफी जैसे बहुत ही मुश्किल
और खुश्क मज़मून को आसान तरीके से हम सभी को समझाया बताया। हम आपके बहुत ही मशकूर ममनून हैं कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। लास्ट में मैं एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर निज़ाम साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो वोट ऑफ थैंक्स पेश करें। डॉक्टर निज़ाम साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल डॉक्टर सारिक शमसी सर, जो आपने इतने अच्छे से मतलब क्रोमेटोग्राफी को उसको समझाया, खास करके उसके बेसिक प्रिंसिपल से लेकर उसके एडवांस मेथड तक कैसे क्रोमेटोग्राफी फंक्शन करता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि पीजी स्कॉलर्स को समझ में आया होगा। और मैं एक आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इस तरह का कोई भी टॉपिक होगा तो आपसे हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे डिपार्टमेंट की तरफ से कि मतलब कोई और नेक्स्ट टॉपिक के लिए आपको इनविटेशन देंगे तो आप उसको एक्सेप्ट करें और हमारे बच्चे उससे मुस्तफ़ीद होंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। और इसी बात से के लिए अपनी तरफ से और अपने पूरे डिपार्टमेंट की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि अपने कीमती वक्त में से कुछ टाइम निकाल के हमारे बच्चों को मुस्तफ़ीद किया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।